Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. Today I am going to discuss a very important topic that is colonial literature. तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, क्या मतलब होता है कॉलोनियल लिटरेचर का, किस तरीके के वर्क इसमें शामिल होंगे और कौन कौन से मेजर वर्क हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में भी कुछ वर्क को देख सकते हैं। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले कि क्या मतलब होता है कॉलोनियल लिटरेचर का। What is the meaning of colonial literature? As you can see, it refers to the body of literary works produced during the period of European colonial expansion. तो जब यूरोप के जो भी लोग थे वो जब कॉलोनाइज कर रहे थे बहुत सारी कंट्रीज को, और जो इसका टाइमलाइन है 16 से मिड 20th सेंचुरी के बीच का टाइमलाइन है, इन लोगों के द्वारा भी बहुत सारे वर्क लिखे गए थे जिन्हें हम यूरोपियन ऑथर्स कह सकते हैं। और जब उनके लिखने का जो पर्सपेक्टिव था वो एक तरह से आप कह सकते हैं यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव था, जिसमें उन्होंने अपनी कॉलोनाइजिंग की जो उनकी एक जो तरीका था उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया है। और यहाँ के जो भी लोग थे जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उन्हें बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखाया है। तो यहाँ पे उन्होंने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो भी कॉलोनीज उन्होंने कॉलोनाइज करी है और कॉलोनाइज लैंड उसको डिस्क्राइब किया है। दूसरा ये है कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज था, तो हमारी कंट्री के जिन राइटर्स ने यहाँ के जो भी कंडीशंस थी उसको लिखा, तो वो यहाँ के नेटिव राइटर्स द्वारा लिखा गया वर्क माना जाएगा। और जो यहाँ की जिन्होंने कॉलोनाइज किया है उन्होंने लिखा उस वर्क को, तो वो यूरोपियन ऑथर्स द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। तो यहाँ के नेटिव राइटर्स ने भी कॉलोनाइजर की ही लैंग्वेज यूज करी जो कि पार्टिकुलरली इंग्लिश में ही थी। ओके, सो colonial literature emerged कब हुआ? It emerged alongside imperialism. जब imperialism हो रहा था, जब यूरोप अपनी ताकत बढ़ा रहा था और साम्राज्यवाद या आप कह सकते हैं जो अपना साम्राज्य फैला रहा था, and this type of literature worked as a cultural instrument of empire. Cultural instrument क्यों? क्योंकि इन्होंने रिफ्लेक्ट किया, री इन्फोर्स किया और कभी कभी क्वेश्चंस भी किया political, economic and ideological dominance of European power over Asia, Africa, the Caribbean and other colonized regions. तो ये colonial literature ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस जो हो रहा है यूरोपियन पावर का बहुत सारी कॉलोनाइज कंट्रीज में, उसके ऊपर एक तरह का आप कह सकते हैं सवाल भी उठाया। और उसके अलावा जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया। तो दो तरीके के आपको कॉलोनियल लिटरेचर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे आपने दो वर्ड पढ़े, एक तो पढ़ा कॉलोनियलिज्म और दूसरा पढ़ा आपने इम्पेरियलिज्म। तो ये क्या मतलब है? ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि जो कंट्री दूसरी कंट्री को टेक ओवर कर रही है, रूल कर रही है, वो क्या करती है, यहीं आके बस जाती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आके बस गए थे और उन्होंने इंडिया को एज अ रिसोर्स यूज किया था। यहाँ के रॉ मटेरियल को वो अपने कंट्रीज में ले गए थे और उसे ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए यूज किया। तो ये था कॉलोनियलिज्म। और इम्पीरियलिज्म क्या था कि वो यहाँ रह नहीं रहे हैं। ओके, वो यहाँ रह नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पावर को दूसरे तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इकोनॉमिकल तरीका हो सकता है, पॉलिटिकल तरीका हो सकता है, और इस एक्सपेंशन के कारण वो कॉलोनाइज कंट्रीज की कल्चर और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। तो ये आपको इस स्लाइड को ध्यान से देखना है और आप चाहें तो इसमें से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। So literature also played a very important role, crucial role in shaping public opinion by portraying colonial rules as necessary. जैसे कि मैंने आपको बताया कि colonizers ने इस चीज़ को justify किया कि colonize करना क्यों ज़रूरी था। उन्होंने बोला कि ये necessary है, beneficial था और justified भी था, morally justified था। उनका कहना था कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि जो भी ऐसे अनकल्चर्ड पीपल हैं उन्हें वो कल्चर्ड कर सके। और उन्होंने अपने एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस को मास्क किया, ये दावा करके कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सिविलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ों को ऑर्डर में ला रहे हैं। तो आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कॉलोनियल लिटरेचर की।
जिसमें आपको ये देखना है, पहला तो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोनाइज कंट्रीज का डिपिक्शन हुआ, वहाँ के वैल्यूज, वहाँ के कल्चर, इन सबको ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया। ओके तो कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज, इवन पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब को बहुत ही सुपीरियर और यूनिवर्सल प्रेजेंट किया गया। जबकि इंडिजिनस कल्चर जैसे कि लेकिन से इंडिया, अफ्रीका, इन सब को या तो इग्नोर किया गया या तो इस तरीके से डिपिक्ट किया गया कि ये बहुत ही बैकवर्ड और इन्फीरियर हैं। तो अब आप जैसे याद कर पा रहे होंगे कि रुडयार्ड किपलिंग नहीं, डेनियल डेफो का जो वर्क है रॉबिन्सन क्रूजो, यस, तो उसमें फ्राइडे एक कैरेक्टर आपको दिखता है। ओके इसके अलावा हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी अफ्रीकन कल्चर को बहुत ही बैकवर्ड और इन्फीरियर कल्चर टाइप दिखाया गया है, तो जिसका बाद में विरोध भी किया था चिनुआ अचेबे ने भी। ओके और इन्होंने अपने वर्क में, लिटरेचर में इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई किया और ये बताया कि कॉलोनियल रूल का जो एक मेन मोटो है वो क्या है, सिविलाइज करने का मिशन। ओके जो कॉलोनाइज कंट्रीज हैं या सोसाइटीज हैं उन्हें अपलिफ्ट करने का, और ये आइडिया पावरफुली एक्सप्रेस होता है रुडयार्ड किपलिंग की पोएम द वाइट मैन्स बर्डन में, जो कि पोर्ट्रे करता है कॉलोनाइजेशन को एज अ मॉरल ड्यूटी रेदर देन एन एक्ट ऑफ डोमिनेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, किम, एज वेल एज द वाइट मैन्स बर्डन। ओके जहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को वाइट मैन का बर्डन बोला है। और कॉलोनाइज लिटरेचर ज़्यादातर रिलाई करता है रेशियल हायरार्की पे। ओके जैसे कि आपने बहुत जगह देखा है, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में भी आप अगर देखेंगे अमेरिकन लिटरेचर में तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ बहुत दिखा है, और इवन कॉलोनियल लिटरेचर में भी आप देखेंगे कि यूरोपियन को रैशनल बोला गया है, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट बोला जाता है, जबकि जो कॉलोनाइज पीपल हैं उन्हें इमोशनल, प्रिमिटिव और चाइल्ड लाइक बोला गया है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सपोर्ट करते थे कि यूरोपियंस ही नेचुरली रूल करने के लिए बने हैं। उसके अलावा जो नेटिव वॉइसेस हैं उनका साइलेंस ही रहा, उनका साइलेंस मतलब कि उनका रिप्रेजेंटेशन हमें लिटरेचर में पहले मिला नहीं, और ये भी था कि कॉलोनाइज पीपल रेयरली ही अपने अधिकारों के लिए उन्होंने कभी बोला। ओके और उनको जब भी रिप्रेजेंट भी किया लिटरेचर में तो नैरेटिव की वॉइस से ही बोला गया। तो जैसे आप देखते हैं कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलता है चीज़ों का। सो वी कैन नेवर हैव एन आइडिया कि वो जो डिपिक्शन है वो रियल है या वो फिक्शनल है। क्यों? क्योंकि जो भी रूरल कंट्री थी, जो भी रूल कर रहे थे, वो हिस्ट्री को अपने हिसाब से मैनिपुलेट उन्होंने किया। ओके तो यहाँ पे जो कॉलोनाइज कंट्रीज हैं उनके थॉट्स, इमोशन, पर्सपेक्टिव, इन सबको फिल्टर किया गया, या तो मैनिपुलेट किया गया या तो इरेज किया गया। अब मेजर थीम्स देखते हैं तो डोमिनेंट थीम जो है वो इंपीरियल पावर एंड कंट्रोल है, जिसमें बहुत सारी मेनी टेक्स्ट ग्लोरीफाई एम्पायर एंड सेलिब्रेट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड गवर्नेंस, इन सबको सेलिब्रेट करती हैं, ग्लोरीफाई करती हैं। इवन एडवेंचर नैरेटिव जो है वो भी यूरोपियन को एज ए हीरोज डिपिक्ट करता है, ये दिखाता है कि उन्होंने कैसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को कॉन्कर किया और सबड्यू किया नेटिव पॉपुलेशन को। तो आप यहाँ पे भी डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो वाला एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एग्जॉस्टिसिज्म भी दिखाया गया, एक अनदर थीम। एग्जॉस्टिसिज्म क्या होता है, मतलब कि उन्होंने कॉलोनाइज लैंड को ऐसा दिखाया कि वो मिस्टीरियस है, वाइल्ड है, एल्योरिंग है, और यहाँ के जो लैंडस्केप और जो पीपल हैं दे वर डिस्क्राइब्ड इन अ वे दैट एम्फसाइज डिफरेंस एंड स्ट्रेंजनेस। मतलब इन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही विचित्र तरह के लोग हैं, बहुत अजीब तरह के लोग हैं। और फिर इससे क्या हुआ कि ये जो डिपिक्शन था इससे बहुत सारी कॉलोनीज बनी, और फिर धीरे धीरे वो फैंटेसी एंड एडवेंचर की साइड्स में तब्दील हो जाती है। रिलीजन एंड मिशनरी जील, ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को एक बड़ा माध्यम बनाया गया लोगों के अंदर चेंजेस लाने का। जैसे इंडिया में भी क्रिश्चियन स्कूल ये खुले, और धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लाया गया। ओके शुरुआत में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे मिशनरीज आते हैं, तो बहुत सारे तरीके से कॉलोनाइज किया जाता है। इट वॉज अ सुपीरियर मॉरल सिस्टम वाइल इंडिजिनस रिलीजन, जो यहाँ के जो रिलीजन थे उन्हें सुपरस्टिशन माना गया। जैसे कि इंडिया में जो सुपरस्टिशन होते थे
उसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और इसे सपेरों वाला देश बोला जाता है। आपको आइडिया होगा ही इतना, है ना? मिशनरीज अपीयर एज एजेंट ऑफ मॉरल रिफॉर्म और वो री करते हैं कल्चरल डोमिनेशंस। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। थीम ऑफ अदरिंग, अदरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको रिलेट करिए अदर कॉन्सेप्ट से। उन्होंने ये बताया कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो अदर हैं, डिफरेंट हैं यूरोपियन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको थियरी में भी, लिटरेरी थियरी में भी अदर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो भी जो लिटरेरी थियरिस्ट हैं रिलेटेड टू कॉलोनियल लिटरेचर, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ओके, तो बाइनरी अपोजिशन दिखाया गया है सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड के बीच, जो कि इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन को री करता है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि कौन सिविलाइज्ड होकर और कौन अनसिविलाइज्ड। यहाँ पे हम पोर्ट्रेयल अगर देखें कॉलोनाइज्ड पीपल का, तो कॉलोनियल लिटरेचर में कॉलोनाइज्ड पीपल को पैसिव, वॉइसलेस एंड डिपेंडेंट दिखाया गया है। दे अपीयर एज सर्वेंट, लेबरर्स और बैकग्राउंड फिगर्स rather than fully developed characters and their individuality and agency are denied। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि जो डिपिक्शन हुआ है वो सही है या नहीं। तो डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो का मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताया। इसमें फ्राइडे कैरेक्टर आइडियल कॉलोनियल सब्जेक्ट को ओबीडियंट, लॉयल, ग्रेटफुल टू द यूरोपियन मास्टर, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी आइडेंटिटी डिफाइन की गई है पूरी रॉबिन्सन क्रूसो के ही कॉन्टेक्स्ट में। मतलब उसकी अपनी कोई वजूद नहीं है, उसका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो भी आइडेंटिटी उसको रॉबिन्सन क्रूसो ने दी है, उसके जो भी उसने रूल्स बनाए हैं उसी को वो फॉलो करता है। इसी तरह जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीकन नेटिव्स को डिपिक्ट किया गया है एक नेमलेस और साइलेंट फिगर। नेमलेस साइलेंट फिगर मीन्स उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हालांकि कॉनरेड क्रिटिक्स इंपीरियल ग्रीड एंड क्रुएलिटी, तो जोसेफ कॉनरेड ने यहाँ पे इंपीरियल ग्रीड और क्रुएलिटी को क्रिटिक तो किया है, लेकिन अफ्रीकन इसमें मार्जिनलाइज ही रहते हैं विद इन द नैरेटिव, जिससे कि चिनुआ अचेबे जैसे कई जो ऑथर हैं उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो अगर आपको याद है कि किस वर्क में क्रिटिसाइज किया तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मेजर कॉलोनियल राइटर जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, रुडयार्ड किपलिंग, इनका किम वर्क है जो कि सेलिब्रेट करता है ब्रिटिश इंपीरियल रूल इन इंडिया एंड पोर्ट्रे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एज एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल। और किपलिंग की राइटिंग रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, नेक्स्ट जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये मैंने आपको बताया। इट प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर एंड इट एक्सपोजेस द मॉरल करप्शन ऑफ imperialism and it still relies on colonial stereotypes, making it both a critique and product of colonial ideology। तो जहाँ एक तरफ ये क्रिटिक कर रहा है, वहाँ एक तरफ ये colonial ideology को भी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है E.M. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया। आप सबने पढ़ा ही होगा, इसका ईयर काफ़ी पूछा जाता है, 1924 है। और डॉक्टर अजीज इसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर है जो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें जो डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और एडेला क्वेस्टेड, ये सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार पढ़ेंगे जरूर। A more liberal and critical colonial perspective, and he highlights racial prejudice, cultural misunderstanding and the emotional distance between colonizers and colonized। Okay, तो इसमें E.M. फॉस्टर क्या है, रेशियल प्रेजुडिस, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, एडाला क्वेस्टेड और डॉक्टर अजीज के बीच में वहाँ पे केव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ट्रायल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ईको होता है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन है तो उनको उनकी बात नहीं मानी जाती है और फिर उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। तो ये इमोशनल डिस्टेंस जो दिखा है कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज के बीच, जो कि मॉरल लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर की, तो इसमें वो लिटरेचर आपको दिखेगा जो कि इंडियन राइटर्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जो कि रफली अगर हम डेट वाइज देखें तो 1800 से 1947 का टाइम आपको दिखेगा। 1800 इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उस समय लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है। ओके, उसके पहले कॉलोनाइज तो थे बट लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो ये लिटरेचर मेनली इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी लैंग्वेज में, सॉरी इंडियन लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता है, बट
इट वॉज डीपली शेप्ड बाई colonial एजुकेशन. ओके, colonial एजुकेशन का इसमें प्रभाव था. वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स एंड द पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ इम्पीरियल डोमिनेशंस. तो आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने में मिलेगी. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश एजुकेशन का. मैकॉले मिनट्स में 1835. इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या क्लॉज आते हैं और क्या क्या इन्होंने बातें प्रेजेंट करी है. यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि वो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लाएंगे जिससे कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो भले ही बाय स्किन दे विल बी इंडियन, लेकिन स्पिरिट से बाय बाय स्पिरिट वो रहेंगे इंग्लिश. तो बाय ब्लड इंडियन रहेंगे बट बाय स्पिरिट वो इंग्लिश हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ ही है. ओके, तो क्रिएटेड अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड इंग्लिश वॉज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन colonial कंट्रोल. तो इंग्लिश को इसलिए यहाँ लाया गया ताकि colonial कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया जा सके. और आपने देखा ही है कि फिर बाद में इंडिया में ही बहुत ज़्यादा लोगों के बीच ही डिफरेंस हो जाता है. इंडियन राइटर्स ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस. तो जहाँ पे मैकॉले ने जो एजुकेशन व्यवस्था लाई थी इसलिए ताकि कॉलोनियल कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर सके, तो यहाँ के बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इसे एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस, रिफॉर्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम का आप कह सकते हैं माध्यम के रूप में यूज किया. ओके, तो ये मेजर राइटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉलोनियल लिटरेचर से. तो राजा राम मोहन राय हैं और HLV डेरोजियो हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है. तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि गोरा वेरी इंपॉर्टेंट, श्री अरविंदो के वंदे मातरम एसेज हैं, सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद, इनका अनटचेबल और कुली दोनों ही बहुत आप कह सकते हैं रियल डिपिक्शन है उस समय के कोलोनाइज्ड इंडिया का. R.K. नारायण, वेटिंग फॉर महात्मा, राजा राव. इसके अलावा VS नायपॉल का नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोरिलेट होता है. इनकी इंडियन ट्रायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको इंडियन ट्रायोलॉजी जो भी याद है जिसे वो कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं याद है तो आप नोट करेंगे. ओके, थीम्स ऑफ थीम्स ऑफ कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर देखें तो यहाँ पे कॉलोनियल ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस है, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सोल्जर रिफॉर्म, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एलिनेशन, यूज ऑफ इंग्लिश एज अ काउंटर कॉलोनियल लैंग्वेज. तो ये आपको ध्यान देना है कि ये थीम्स रही हैं कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर में. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास. अब कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है. colonial literature, it is a significant literary tradition that reflects the historical realities and supports and legitimates colonial dominations. तो अगर आप ओवरऑल जो आपने अब तक पढ़ा वो आपको समझ में आया कि colonial literature एक ऐसी लिटरेरी ट्रेडिशन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल रियलिटीज़ को, उस समय का क्या रियलिटी थी उस समय की एग्जैक्टली वो दिखाती है, और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इम्पेरियलिज्म को भी रिफ्लेक्ट करता है. और जहाँ एक तरफ ये सपोर्ट करता है कॉलोनियल डोमिनेशन को, ये एम्पायर के जो मॉरल टेंशन्स हैं और जो उनके कॉन्ट्रडिक्शन है उसको भी रिवील करता है. तो एम्पायर मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर जो था उसकी बात हो रही है. और अगर हम कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे रीडर्स हैं वो यहाँ की जो इशू ऑफ पावर है, रिप्रेजेंटेशन, रेस एंड आइडेंटिटी, इस सब को समझ सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड जो भी थियरी आई हैं. ओके, जैसे कि आप एडवर्ड सेड का नाम ले सकते हैं, फ्रांस फैनन का नाम ले सकते हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक. तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे, उनके मेजर वर्क्स और उनकी जो भी टर्म्स उन्होंने दिए हैं. ओके, सो थैंक यू so much. I hope you like this video. So please share your feedback.